सुंदरवन नाम का एक गांव था जहां सुरेश अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ रहा करता था। सुरेश गांव में ही एक किराना का दुकान चलाया करता था। वो 1 या 2 दिन के लिए दुकान का सामान लाने शहर भी जाया करता था। सुरेश की पत्नी बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। मानो उसे अगर कोई 2 बात कह भी दे तो वो हंसकर टाल दिया करती थी। यही गुण उसकी छोटी बेटी में भी थी। एक बार सुरेश दुकान का सामान लाने के लिए शहर गया हुआ था। उसी बीच कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। उस दिन बहुत बारिश हो रहा था। इसी बीच सुरेश की पत्नी घर में काम कर रही थी। तभी एक सांप उसके घर में प्रवेश कर जाती है और वो सांप सुरेश की पत्नी को काट लेती है, जिससे सुरेश की पत्नी वहीं गिर जाती है और कुछ देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर सुरेश की बेटी रिया तो बहुत ही छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है। जब सुरेश शहर से वापस आता है और घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह उसे और रिया को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। सुरेश को इस बात का बहुत दुख हुआ और दुख से भी ज़्यादा उसे उसकी छोटी बेटी रिया की परवरिश की चिंता सताने लगी। जब कुछ दिन बीत गया तब एक दिन गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, सुरेश बेटा देखो, जो होना था वो हो गया। भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी बेटी रिया अभी बहुत छोटी है। तुम दिन भर दुकान पर रहते हो, वो न जाने कैसी रहती होगी। इसलिए तुम मेरी बात मानो और दूसरी शादी कर लो ताकि रिया को भी अपने माँ का ना होने का दुख दूर हो जाए। सुरेश बूढ़े आदमी की बात सुनकर सोचता है ये तो सही ही कह रहा है, पर सौतेली माँ रिया का ख्याल रखेगी या नहीं, इस बात से उसकी जान खाई जा रही थी। सुरेश हार थक कर दूसरी शादी कर लेता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और फिर रिया को नई मम्मी से एक भाई की प्राप्ति होती है। सुरेश अब बहुत खुश था। एक दिन सुरेश अपनी नई पत्नी जयंती से कहता है, सुनो जयंती, तुम्हें तो पता ही होगा मेरी शादी तुमसे किस हालात में हुई है। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तुम इन दोनों बच्चों में कभी फर्क नहीं करना। हमेशा ये मानना कि दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। इस पर उसकी नई पत्नी जयंती कहती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। रिया को मैं जन्म नहीं दी हूँ, पर उसमें और राहुल में मैं कोई फर्क नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते गया और अब जयंती घर के सारे काम रिया से करवाने लगी। यहाँ तक जंगल से लकड़ियाँ चुनवा कर लाती और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। जब रिया काम करने से मना कर देती तो जयंती रिया से कहती, बढ़िया ही लाइट साहब, घर के सारे काम अब तुम्हें ही करने होंगे और अगर तुमने ये बात अपने पापा को बताई तो मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूंगी, फिर भटकते रहना जंगल में। ये सब सुनकर रिया डर जाती है और कहती है, ठीक है मम्मी, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी। मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगी, दिन में जंगल से लकड़ियां भी चुन कर लाऊंगी। उधर सुरेश इन सब बातों से परे, उसे कुछ पता भी नहीं कि घर में उसकी बेटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वह सुबह दुकान जाता, रात को लौट कर आता, फिर सुबह दुकान जाता, यही उसका रूटीन था। एक दिन जयंती रिया से कहती है, अभी तक तुम लकड़ियां चुनने नहीं गई, जाओ जल्दी। तब रिया मायूस हो जाती है और जंगल की ओर निकल जाती है। जब रिया घर से निकल जाती है तब जयंती अपने बेटे को तरह तरह की पकवान बनाकर खिलाती है। जब रिया जंगल पहुंच गई तब एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। उसे अपने मम्मी की बहुत याद आने लगी। वो सोचती, काश अगर आज उसकी मम्मी जिंदा होती तो उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता और उसकी पढ़ाई भी नहीं छूटती। इसी बीच वहाँ एक परी प्रकट होती है और बोलती है, तुम कौन हो, तुम रो क्यों नहीं हो? तब रिया पूछती है, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तब परी कहती है, मैं एक परी हूँ, तुम अपने रोने का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। तब रिया अपने बारे में बताती है और उसके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके बारे में भी बताती है। तब परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद परी कहती हैं, अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए, अब तो तुम्हारे सौतेली माँ के रोने के दिन आ गए। इसके बाद परी अपनी शक्तियों से कुछ लकड़ियाँ प्रकट करती है और रिया को बोलती है,
तुम ये लकड़ियाँ लेकर घर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम अपने मन में मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर जाऊंगी। इसके बाद रिया घर की ओर निकल जाती है और फिर चलते चलते घर पहुंच जाती है और हर दिन के तरह रात बीतता है और सुबह में बहुत बारिश होने लगती है। इसी के कारण सुरेश भी आज दुकान नहीं जा पा रहा था। तभी एक सांप सुरेश के घर में आ जाता है और रिया के सौतेले भाई को सांप काट लेता है। तब रिया दौड़ते हुए अपने मम्मी और पापा को जाकर बताती है और कहती है, मम्मी पापा जल्दी चलो, राहुल को सांप ने काट लिया है। पर जब तक वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब तक राहुल की मृत्यु हो चुकी होती है। यह सब देखकर सब रोने लगते हैं। तब रिया को परी की बात याद आती है और वह परी को मन ही मन याद करती है और परी वहाँ प्रकट होती है और रिया से पूछती है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब रिया घबराते हुए कहती है, देखो मेरे भाई को सांप ने काट लिया, मेरे भाई को बचा लो प्लीज़ प्लीज़। इस पर परी कहती है, तो क्या हुआ, ये तो तुम्हारा सौतेला भाई है ना, और इसकी मम्मी ने तो तुम्हें हमेशा सताया है और तुम इसे बचाना चाहती हो। तो रिया कहती है, वो सब आप छोड़ो, आप मेरे भाई को बचा लो प्लीज़। तब परी राहुल को जिंदा कर देती है। ये सब देखकर राहुल की माँ परी से कहती है, तुमने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब परी कहती है, एहसान मानना है तो रिया का मानो, इसका बड़कपन देखो, तुमने हमेशा इसे सताया, इसकी पढ़ाई छुड़ा दी, दिन भर इससे काम करवाया, जंगल से लकड़ी चुनवाई, पर जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा तब इसने बचाने के लिए मुझे बुलाई। यह सब सुनकर सुरेश को सब सच्चाई का पता चल चुका था। तब जयंती सुरेश से अपने किए की माफ़ी मांगता है, पर सुरेश उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। इस पर रिया अपने पापा से कहती है, पापा आप मम्मी को घर से नहीं निकालिए प्लीज़। इसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।